नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के दूसरे एपिसोड में हम लोग फिर से भाषा और साहित्य का विकास की बात करेंगे, जिसमें उर्दू की भांति हिंदी पर भी क्षेत्रवादी प्रभाव बहुत अधिक है, ख़ास तौर पे सल्तनत काल में। जिस प्रकार दक्षिण भारत में बोले जाने वाली उर्दू दक्षिणी और उत्तर भारत में हिंदवी या हिंदुस्तानी थी, उसी प्रकार उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोले जाने वाली हिंदी के भी अनेक रूप थे। जैसे ब्रज में बोली जाने वाली हिंदी ब्रजभाषा, अवध में अवधी, कन्नौज के क्षेत्र में कन्नौजी, बिहार के उत्तर पूर्व भाग में भोजपुरी, मिथिला में मैथिली और राजस्थान में राजस्थानी, मालवा में मालवी। तो क्षेत्रीय आधार पर हिंदी का कम से कम 17 क्षेत्रीय रूप था, परंतु हिंदी भाषा के इन विविध रूपों में से उसका एक समान रूप भी उभर रहा था। वह खड़ी बोली के रूप में हिंदी का मिश्रित रूप, जो किसी क्षेत्र विशेष की भाषा ना होकर सारे हिंदी प्रदेश की भाषा थी। मध्यकालीन भारत के कुछ प्रमुख हिंदी लेखकों जैसे गोरखनाथ, अमीर खुसरो और कबीर आदि ने हिंदी भाषा के इस मिश्रित सार्वभौमिक रूप को काफ़ी प्रयोग किया। हिंदी भाषा का उदय सौरसैनी और अर्ध मगधी भाषा से माना जाता है। व्यापक अर्थ में हिंदी संपूर्ण हिंदी प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा थी, जिसके कम से कम 17 क्षेत्रीय रूप थे। इन क्षेत्रीय रूपों को हम हिंदी की बोलियां कहते हैं, अतः उसके अंतर्गत ब्रज, अवधी, डिंगल, मैथिली, खड़ी बोली, मालवी, राजस्थानी आदि सभी स्थानीय या क्षेत्रीय बोलियों का लिखित साहित्य में विवेचन किया जाता है। हिंदी साहित्य के आदि या प्रारंभिक युग को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया। इसे वीर गाथा काल का नाम देने का प्रमुख कारण था कि समकालीन हिंदी साहित्य में कवियों और लेखकों ने अपनी शाही संरक्षकों के शौर्य और वीरता को प्रतीक माना और अपने लेखन में उन चारण कवियों ने वीरगाथा को प्रधानता दी। आचार्य शुक्ल ने समकालीन 12 वीरगाथा युक्त ग्रंथ जैसे विजयपाल रासो, हमीर रासो और खुमान रासो और बंसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जयचंद्र प्रकाश आदि को आधार मानकर इनकी रचना काल को वीरगाथा काल नाम दिया जाता है। जिस समय आचार्य शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल नाम दिया था, उसी समय हिंदी साहित्य से संबंधित अन्य पूर्व मध्यकालीन हिंदी ग्रंथ उपलब्ध नहीं थे, अतः उस समय उक्त नाम भले ही प्रासंगिक रहा पर आज जब हम बड़ी मात्रा में विविध तत्वों से युक्त तत्कालीन साहित्य उपलब्ध हो गया तो इसे वीरगाथा काल कहना उपयुक्त नहीं है। आचार्य शुक्ल के बाद अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी दृष्टि से इस समस्या का अध्ययन किया। डॉक्टर राहुल सांकत्यान ने समकालीन साहित्य में सिद्ध साहित्य एवं सामंतवादी लक्षण विद्यमान होने के कारण इसे सिद्ध सामंत युग नाम दिया गया, परंतु इन सारे विवादों को समाप्त करने की दिशा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और नागेंद्र ने बहुमूल्य योगदान दिया। उनके अनुसार इस युग की लाक्षणिक विशेषताएं के विवाद में न जाकर इस तथाकथित वीरगाथा काल को आदिकाल कहना अधिक उचित होगा। आदिकाल का प्रारंभ 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है, अर्थात 8वीं शताब्दी से लेकर कबीर आदि भक्त कवियों द्वारा भक्ति काल की स्थापना तक यह युग 6-7 शताब्दियों तक फैला हुआ है। आदिकाल के अधिकांश वीरगाथात्मक लेखक चारण कवि थे, जिन्होंने अपने शाही संरक्षक और सामंतों की प्रशस्ति का अतिरंजित एवं अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा में योगदान किया है। समकालीन हिंदी कवि अपने चरित्र नायकों के शौर्यगान करने के साथ साथ उनके प्रणय प्रसंगों का भी उनकी शौर्यपूर्ण उपलब्धियों के रूप में वर्णन करते हैं। अतः लेखकों की दृष्टि से उनके चरित्र नायक के प्रणय प्रसंगों का श्रांगिक वर्णन तथाकथित वीरगाथा का ही अंग था और इस प्रकार वीरगाथात्मक साहित्य में वीरगाथा और श्रांगिक वर्णन
एक दूसरे के अभिन्न अंग थे और आदिकालीन हिंदी साहित्य की आधार भूमि मुक्त सामंतवादी थी। इस काल में अधिकांशतः अस्तुरीपूर्वक लेखक राजपूत राजाओं और उनके सामंतों द्वारा संरक्षित लेखक चारण या भाट थे। ये चारण कवि अपने चरित्र नायकों या आश्रयदाताओं के शौर्य, युद्ध कौशल, धर्मप्रियता आदि का बड़ी रसमयी संक्षिप्त भाषा में वर्णन करते थे। इस काल के साहित्य की सबसे बड़ी सामंतवादी विशेषता यह है कि ये कवि अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता और उसकी प्रतिपक्षी राजा की हीनता का वर्णन करने में अपनी श्रेष्ठता समझते थे। परिणाम स्वरूप इन कवियों के वर्णन में खास तौर पे ऐतिहासिक बातें कम होती थी, एक व्यक्तिगत राजा की वर्णन ज़्यादा होता था। अपने कथावस्तु को अपने चरित्र नायक के चारों ओर केंद्रित रखना, कथावस्तु के विकास की ओर कम ध्यान देना, कथावस्तु के स्थान पर उन्हें युद्ध सज्जा, युद्ध, शत्रु विजय, विवाह, नायिका का नख सिख सौंदर्य वर्णन करना, नायक नायिकों की केली क्रियाओं, नायक द्वारा शिकार के वर्णन, षष्ठ ऋतु आदि के विषाद वर्णन को खूब महत्व दिया गया। कहीं कहीं पर तो विभिन्न वस्तुओं और हथियारों की लंबी सूची वर्णित की गई है। इस काल के रासो लेखक का मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करना नहीं, वरन अपने चरित्र नायक को प्रसन्न और गौरवान्वित करना था। यह रासो साहित्य समकालीन सामंतवादी पृष्ठभूमि का कितना अच्छा प्रतिबिंबित है, इसके बारे में कुछ दृष्टांत उल्लेखनीय है। इन ग्रंथों के चरित्र नायक के जीवन में युद्ध और प्रेम दोनों का समान महत्व था और उन्होंने अपने विपक्षों के साथ दंभपूर्ण युद्ध में जितना अधिक रत दिखाया गया, उतना ही सुंदरियों के साथ विवाह के प्रति उत्सुक भी बताया है। ये प्रायः केवल शौर्य प्रदर्शन, सुंदरी को हस्तगत करने और अपने विपक्षों से युद्ध करने की भी अपनी गौरव समझते थे। युद्ध को इस काल में इतना अधिक महत्व दिया गया कि वीर रस के 4 भेदों युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर, दयावीर में युद्धवीर को सबसे अधिक प्रमुखता दी गई। चूँकि इन कवियों का उद्देश्य अपने संरक्षकों को प्रसन्न करना मात्र था, अतः उनका काव्य सामंतवादी लक्षण की जिसका खाना उसका गाना उक्ति को चरित्रार्थ करता है। इन लेखों के सम्मुख एकता एक गौण सवाल था। इसके विपरीत कभी कभी तो इसकी कविता पारस्परिक युद्धों एवं गृह युद्धों के लिए प्रेरणा देकर बोली जाती है, लेकिन देश की एकता को खंडित करती है और देश की एकता के बारे में कोई विवरण हमें नहीं मिलता है। इस प्रकार समकालीन वीर गाथा में साहित्य संपूर्ण तरीके से जो है वह युद्ध और राजपूत नरेशों के अभियान, आत्म प्रशंसा, क्रोध और समकालीन अशांत और युद्ध प्रधान जीवन को इसमें सबसे ज़्यादा महत्व देता है। इस सामंतवादी व्यवस्था में लोक कल्याण, जल कल्याण और चारण लेखकों के महत्व नहीं दिए गए हैं, वरन सामंतों के व्यक्तिगत स्वार्थ और आत्मगौरव को अधिक महत्व दिया गया है। समकालीन नरेश प्रजा के हित चिंतन के प्रति नहीं ज़्यादा सोचते थे, बल्कि खुद के बारे में ज़्यादा चिंतित रहते थे। आदिकालीन साहित्य में राजनीतिक परिस्थितियों को बदलते हुए देखा गया है और इस काल में अहिंसा के स्थान पर हिंसा, शांति के स्थान पर युद्ध को सबसे उत्तम माना गया है। वीरता के समकालीन आदर्श को निम्न पंक्तियों में बताया गया है। 12 बरस लय कुकर जियो, यह अल्लाह उद्दल का एक लाइन है। 12 बरस लय कुकर जिए ओ तेरा लो जियो सियार। 12 बरस लय कुकर जियो और 13 लो जियो सियार। बरस 18 छत्री जियो आगे जीवन को धिक्कार। समकालीन महिलाओं को भी वीरांगना होने की अपेक्षा की जाती थी। वीरांगना संबंधी आदर्श यह था कि महिलाएं अपने पुरुष को युद्ध में भेजने के लिए प्रेरणा स्रोत बने और पति के युद्ध में मरे जाने अपने गौरव माने। इस संबंध में एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण इस प्रकार है। भल्ला हुआ जो मारिया बहिन मारो कंत, अर्थात हे सखी बहुत अच्छा हुआ युद्ध में मेरे पति मारा गया।
अगर कहीं वह युद्ध से भागकर घर आ जाते, मुझे सखियों के सम्मुख लज्जित होना पड़ता। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में भयंकर पतन हुआ और नारी को भी युद्ध के लिए उत्तरदायित्व माने जाने लगा। इस संदर्भ में समकालीन साहित्य की निम्न पंक्ति की बहुत प्रसिद्ध बातें हैं। जेही की बिटिया सुंदर देखी, तही पर जाए धरे हथियार। मतलब इस प्रकार स्त्री अर्थात श्रृंगार रस और युद्ध अर्थात वीर रस जैसे दो विरोधी तत्वों के समकालीन जीवन मूल्यों को सही प्रतीक करता है। समकालीन रासो साहित्य का जनजीवन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इन कवियों का उद्देश्य अपनी आश्रयदाता सामंत या राजा की प्रशंसा करना तथा उनके द्वारा जनजीवन को अपनी अभिव्यक्ति का आलंबन बनाना असंभव था। इन सामंती कवियों ने जनजीवन के चित्रण की आशा नहीं की। खासतौर पे पूर्व मध्यकालीन प्रवृत्तियों के विवेचना का आधार रासो साहित्य है। इनमें चरित्र नायक प्रधान 12 ग्रंथ शामिल है, जिन्हें इतिवृत्त की श्रेणी में रखा जाता है। इनके रासो ग्रंथों की प्रामाणिकता तथा काल निर्णय के संबंध में बड़ा विवाद है, परंतु हिंदी साहित्य के अधिकांश इतिहासकारों का विचार रहा है कि सारे ग्रंथ आदिकालीन रचनाएं ही इनकी रचना 9वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य हुई। इन रासो ग्रंथों में कुछ प्रमुख खुम्मन रासो, जिसमें चित्तौड़ नरेश खुम्मन के युद्ध का चित्रण है। बीसल देव रासो, जिसमें मालवा के प्रसिद्ध परमाल वंशी नरेश भोज की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा बीसल देव के मध्य प्रणय, विवाह, वियोग और पूर्ण मिलन की गाथा का बड़े सरस शब्दों में विवेचन किया गया है। श्रृंगारिक वर्णन की दृष्टि से भी जगनिक कृति परमाल रासो बहुत उच्च कोटि की कृति है। इसे उत्तर प्रदेश में अल्लाह खंड कहा जाता है। इसमें युद्ध के प्रभावपूर्ण वर्णन का भरमार है। इस काव्य के नायक चंदेल सेनापति आल्हा और उदल है, जिसके विवाह एवं शत्रु प्रतिशोध विषयक कथानक इस ग्रंथ की मुख्य कथा वस्तु है, परंतु इस युद्ध के प्रभावपूर्ण वर्णन की भरमार है। इसे काव्य के नायक चंदेल सेनापति आल्हा और उदल है, जिसके विवाह एवं शत्रु प्रतिशोध विषयक कथानक इस ग्रंथ की प्रमुख कथा वस्तु है। परंतु संपूर्ण रासो साहित्य की में सबसे अधिक प्रख्यात पृथ्वीराज रासो है, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसके लेखक चंद्रवरदई थे, जो कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के सामंत और राजकवि थे। आदिकालीन सामंतवादी गुणों की दृष्टि से इस ग्रंथ को प्रतिनिधि रचना माना जा सकता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान को जितना वीर दिखाया गया है, उतना ही श्रृंगार प्रेम भी है। कवि ने एक ओर तो युद्ध के वर्णन में वीरता और पराक्रम की अद्भुत सृष्टि की है, दूसरी ओर रूप, सौंदर्य और प्रेम के सभी सरस चित्र उभारे हैं। नारी दोनों रासों में केंद्र बिंदु है। पृथ्वीराज रासो की भाषा हिंदी की भाषा का वह रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का सम्मिश्रण है और जिसे पिंगल शैली कहा जाता है। अलंकार, छंद, भाव, वस्तु आदि सारी दृष्टियों से इस ग्रंथ को आदिकाल की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है।